मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसका मतलब जो हमने एड्जॉर्प्शन पढ़ा है उसका हमारा डेली यूज़ में अगर कोई यूज़ है या आसपास कोई फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है तो वो क्या है वो इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा वैक्यूम क्या होता है। बेटा वैक्यूम जो होता है वो ऐसी जगह या ऐसा वेसल जिसके अंदर बिल्कुल भी एयर के मॉलिक्यूल्स ना हो। एयर का मॉलिक्यूल्स मतलब एयर जिससे बनती है जो कोई भी गैस है उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारे पास वैक्यूम पंप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वेसल के अंदर हमें क्रिएट करना है वैक्यूम, तो यहाँ पे एक पंप लगा दिया जाता है। उससे वैक्यूम, जैसे वैक्यूम क्लीनर भी सुना होगा ना आपने, तो वो खींचता है चीज़ों को, ऐसे ही वो मॉलिक्यूल्स को जो इसके अंदर मौजूद होंगे उनको अपनी साइड खींच लेगा। फिर भी स्टिल अगर वैक्यूम पंप से क्लियर करने के बाद भी अगर उसमें कोई पार्टिकल रह जाते हैं, कोई मॉलिक्यूल रह जाते हैं, तो फिर यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल रख दिया जाता है। चारकोल जो होता है ग्रेट एब्जॉर्बेंट होता है, वो सारे के सारे जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे सबको अपने ऊपर सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम एक तरीके से अचीव कर लिया जाएगा। तो एक तो होता है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड, दैट इज़ गैस मास्क। गैस मास्क बोला है तो जहाँ इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें कोई किसी गैस से बचना है और वो गैस मास्क होता है कि वो हमारे आजू बाजू जितने भी पॉइजनस, अगर हम ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे पॉइजनस गैस हैं और हमें उन गैसेस को इनहेल नहीं करना है तो आपको इस मास्क का यूज़ करना होगा। गैस मास्क में होता क्या है बेटा, मास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल रखा होता है और एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो ग्रेट एब्जॉर्बेंट होता है, सरफेस प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर किसी को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोल माइंस में जब जो कोयले को खोदा जाता है तो वहाँ पर उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस हो सकती हैं, तो वहाँ पर उससे बचने के लिए मास्क, एक गैस मास्क लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी पॉइजनस गैस हमारी ब्रीथिंग टाइम पे अंदर ना जा सके। क्योंकि वो जो मास्क होगा वो सारा जो उसके अंदर चारकोल होगा वो चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हम जो ब्रीथ करेंगे वो सिंपल ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी एक तरीके से। जब भी आपने कभी देखा होगा, हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं या कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं जो बिल्कुल सील पैक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पंपकिन सीड्स लिए हैं, सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, या सिंपल आप ये देख लो आपने कोई नया सूटकेस ही लिया है तो उसके अंदर इतनी छोटी साइज़ की ना गोलियां होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिलिका जेल्स, ठीक है। तो ये जो सिलिका जेल होती हैं ये क्या होती हैं, ग्रेट एड्जॉर्बेंट होती हैं और ये जितनी भी वहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है उसको एड्जॉर्ब कर लेती हो। तो आसपास जितने भी आपको H2O के वेपर्स मिलेंगे वो सारी सिलिका जेल एड्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदते हो उसमें कभी आपको बदबू नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नमी के साथ साथ जितनी भी कोई गैस बन रही है वहाँ पर तो उसको भी एड्जॉर्ब कर रही है। तो बिल्कुल फ्रेश चीज़, जैसे पानी की बोतल आपने खरीदी तो एक वाइट पैकेट मिलेगा आपको, वो वाइट पैकेट क्या है, उसके अंदर सिलिका जेल रखा हुआ है तो मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, दूसरा वो गैसेस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फोर्स एप्लीकेशन की, दैट इज़ रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशंस। जो मान लो कोई हमारा कलर्ड सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो जो एनिमल चारकोल है वो क्या करेगा, वो जो कलर्ड हैं उन चीज़ों को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑटोमेटिकली जो कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज़ थी कलर्ड वाली वो अगर हट जाएंगी तो वो सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ एनिमल चारकोल हम यूज़ कर सकते हैं कि जो कलर है वो हटाने के लिए। अगला है हमारा हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हीट्रोजीनियस कैटालिसिस है क्या, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैटालिसिस क्या है। कैटालिस्ट का मतलब तो आपको पता है कि जो सब्सटेंसेस हमारी जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करते हैं उनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर हमारा कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर कैटालिस्ट भी सॉलिड है या गैस है या जो भी है, अगर वो सेम उसी स्टेट से मैच कर रहा है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की है, तो ऐसे कैटालिसिस को हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। इसका मतलब सेम स्टेट है किसकी, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की और
कैटालिस्ट की। और दूसरा टाइप का कैटालिसिस होता है हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसका मतलब क्या होगा, कैटालिस्ट की स्टेट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जिक्र किया है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है बेटा, इससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ओलियम जो होती है उससे हम बनाते हैं H2SO4। ये आपके आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे ना, तब आ जाएगा। तो यहाँ पर जो H2SO4 आपको जो प्रिपेयर करवाते हैं उसके दौरान हमारा फाइनली डिवाइडेड निकल यूज़ होता है। अब निकल की स्टेट अलग है, H2SO4 की स्टेट अलग है, तो इस कौन सी टाइप का हुआ, हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। ओके, अगर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है मैम ये कैटालिसिस का एड्जॉर्प्शन से क्या प्रॉब्लम हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो निकल लिखा है, जो ये निकल होता है ये अपने सरफेस के ऊपर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। अब जब भी आपको कभी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करवाना हो तो आप सिर्फ निकल प्लेटिनम लिखते हैं एज अ कैटालिस्ट। अगर आपको ध्यान हो तो हाइड्रोजन जो गैस होती है आप रखोगे, हल्का सा गर्म करोगे तो वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, जब हम गर्म करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिसऑप्शन शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी और वो कंबाइन हो जाएगी किसके साथ, जो भी रिएक्टेंट है। तो ऐसे हम क्या करवाते हैं, हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये रिएक्शन कभी पढ़ी है या इस टाइप की कोई भी रिएक्शन, हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि इथीन को रिएक्ट करवाया, यहाँ पे प्लेटिनम, प्लेडियम या निकल कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, ऐसे लिखते हैं और फिर करवा देते हैं और फिर बना देते हैं कि दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल गया और ये क्या बन गया, इथेन। इथेन से हमने इथेन बनाया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमने कैटालिस्ट लिया है, ये कैटालिस्ट क्या दिखा रहे हैं, ये एड्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं, इन्होंने हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर रखा है, दैट इज़ वाई ये हमारे कैटालिसिस में हेल्प कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज। अब ये क्या चीज़ है कि इनर्ट गैसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं इस मदद से। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम चारकोल यूज़ करेंगे। जैसे फॉर बहुत अलग अलग टाइप की गैसेस मान लो मिक्स हैं, ठीक है, तो ये जो चारकोल है, अलग अलग चारकोल होते हैं बेटा, कोई बोन चारकोल होता है, कोई शुगर चारकोल होता है, कोई कोकोनट चारकोल है। मतलब जिस चीज़ को जला के बनाया गया, बोन को जलाया बोन चारकोल, वुड को जलाया वुड चारकोल, एनिमल जो है उसको बर्न करके जो बना वो एनिमल चारकोल, कोकोनट को जला रहे हैं तो कोकोनट चारकोल। तो क्या होता है कि हर एक की कैपेसिटी अलग है। मान लो ये कोकोनट चारकोल है हमारे पास, तो यहाँ पे हीलियम अलग टेम्परेचर पे इस पे एड्जॉर्ब होता है, नियोन अलग टेम्परेचर पे एड्जॉर्ब होता है, आर्गोन अलग टेम्परेचर पे एड्जॉर्ब होती है। तो अगर हमें पता है कि हम एड्जॉर्प्शन स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इस टेम्परेचर पे तो यही गैस एड्जॉर्ब हुई है, तो हमने उस गैस को सेपरेट कर लिया, हम उसको सेपरेटली इकट्ठा कर लेंगे दोबारा से, थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया तो दूसरी गैस एड्जॉर्ब होगी। तो इस तरीके से हम जो मिक्सचर था उसमें से अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन में यूज़ करते हैं नोबल गैसेस की। अगला आते हैं हम इन क्योरिंग डिजीज़। ये आपने सुना भी होगा कि क्योर करने के लिए, बीमारियों को क्योर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक ड्रग है, ठीक है ना, और एक ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से जो हमें बीमार कर रहा है वो मर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसी ड्रग है जिसके यूज़ से वो जम जो है वो मर जाता है, तो ऐसे जम्स को अगर यहाँ पे एड्जॉर्ब कर दूँ मैं, जम्स अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ड्रग की साइड और एड्जॉर्ब हो गए इसके ऊपर, तो वो तो ख़त्म है ना। तो हम किसी भी जम किलिंग ड्रग्स जो होती हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो प्रोसेस कौन सा यूज़ कर रही हैं, एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ए नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एड्जॉर्ब्ड ऑन देम। तो वो उनके ऊपर एड्जॉर्ब होती है, या तो ड्रग ऐसी होगी कि जम अट्रैक्ट हो जाएगा, या जम को देख के ड्रग एड्जॉर्ब हो जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसको समझने के लिए पहले मुझे आपको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस समझानी पड़ेगी कि एक्चुअली होता क्या है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेटा एक कंसंट्रेशन मेथड है। कंसंट्रेशन मेथड, ये कंसंट्रेशन आपका एकाग्र क्षमता वाला कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन मेथड क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी ओर को एक्सट्रैक्शन करवाते हैं और उससे मेटल प्राप्त करते हैं ना, तो उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। और मतलब अयस्क, जिसमें से हम धातु प्राप्त करते हैं इकोनॉमिकली बेनिफिटली। तो जो ओर जो है वो अयस्क जो है
वो सबसे पहले पाउडर की जाती है, उसको बिल्कुल चूरा बना दिया जाता है और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से साफ़ किया जाता है। तो जो साफ़ करने का मेथड होता है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कहीं कहीं पर इसको बेनिफेक्शन भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पर इसको ओवर ड्रेसिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके अगले वाले चैप्टर में आएगा जिसके अंदर आपका एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इस कंसंट्रेशन मेथड में होता क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक टब लिया, ठीक है ना। ये मोस्टली ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है ये सल्फाइड ओर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी ओर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है? सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड। सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या किया है बेटा, इसके अंदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी, ठीक है ना, ये पानी है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर हमने तेल डाल दिया। तो तेल तो ऊपर रहेगा, ये बात पता है आपको, ठीक है। तो ये हमारा तेल हो गया, ऑयल, और ये हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया, ठीक है। तो अब ये वाटर, ये ऑयल, यहाँ पे मोस्टली जो यूज़ होता है वो पाइन ऑयल होता है। तो यहाँ पे हमने ऊपर पाइन ऑयल लिया, ये वाटर लिया, और यहाँ पे फिर हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पंप डालेंगे इसके अंदर, जिससे हम यहाँ पे एयर डाल सकें, ठीक है ना। और फिर हमें जो चूरा वगैरह चाहिए जो हमने बना रखा है, जिस आयस को हमने सेपरेट करना है, ठीक है, जिसको भी सेपरेट करना है, फॉर एग्जांपल हमने इसको सेपरेट करना है, उसको चूरा बना के हमने यहाँ पे फैला लिया, ठीक है, रख लिया। अब करना क्या है, देखो, जैसे हम साइकिल में हवा डालते हैं, वैसे हम इसमें हवा डालेंगे तो हवा यहाँ आएगी। हवा यहाँ आएगी तो पानी में बबूले उठेंगे, पानी और तेल क्या होने लगेंगे? मिक्स होने लगेंगे बबूले की फॉर्म में। तो क्या होता है बेटा, जो रेत और मिट्टी होता है इसके अंदर, वो तो पानी से गीला होके नीचे बैठ जाएगा यहाँ पर। और जो सल्फाइड और के पार्टिकल्स होंगे ना, वो इतने छोटे होते हैं। एक तो पहले तो हमने पाउडर बना रखा है, पहले ही बताया था, और वो पाउडर फॉर्म में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो जो तेल के बबल्स होंगे ना, उन बबल्स के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। जैसे एक बबूला हुआ ये ऑयल का, इसके ऊपर ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये एड्जॉर्ब होके, अब तेल तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, कितनी भी ऊपर जाए, तो यहाँ पे ये क्या होने लग गए, झाग बनने लग गए तेल के, और वो यहाँ पर सेपरेट होने लग गया अलग से। तो यहाँ पे ऊपर जो लेयर आएगी वो हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर की लेयर है ना, ये हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तेल और वो जो अयस्क था वो हमारा आ गया बाहर, और रेत और मिट्टी कहाँ बच गया? यहाँ नीचे बच गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जो उसके अंदर गंदगी थी, जो इम्प्योरिटीज़ थी, जो गैंग पार्टिकल्स थे, उनको सेपरेट कर लिया। तो इसीलिए इसको हम ओवर ड्रेसिंग मेथड बोलते हैं, कंसंट्रेशन मेथड है। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से ये वन ऑफ देम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर जो हमें अभी हम जो एड्जॉर्प्शन समझ रहे थे, वो सब किस वजह से है? सिंपल की जो ये ऑयल का बबल बना और उसके ऊपर जो ये पार्टिकल और के एड्जॉर्ब हुए, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी लग गई? एड्जॉर्प्शन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह पा रहे हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी कहाँ होता है? एड्जॉर्ब होता है वो, ठीक है। उसके बाद एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? कुछ जो ऐसे होते हैं, कुछ जो होते हैं केमिकल्स होते हैं ऐसे, या कुछ सब्सटेंस लगा लो, जैसे हमारा सिल्वर हैलाइड है। सिल्वर हैलाइड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ कलर्स को, या मतलब कुछ डाइज़ को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब उसके ऊपर कोई कलर चिपकेगा तो उसका कलर तो बदल ही जाना है, और कलर बदल जाएगा तो एंड पॉइंट आ गया किसी भी चीज़ का, हमें पता चल जाएगा कि एब्जॉर्प्शन हो गया इसके अंदर। तो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर की तरह पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस अगर आपको ध्यान हो, एक सेपरेशन टेक्निक होती थी जहाँ पे हम एक स्पॉट लेते थे किसी भी चीज़ का, कोई भी मिक्सचर का, उसके कंपोनेंट्स अलग करने की टेक्निक होती थी। तो वो कंपोनेंट अलग कैसे होते थे? अलग अलग हो जाते थे यहाँ पे कंपोनेंट जाके। वो इसी वजह से हुए ना, क्योंकि यहाँ पे जाके वो क्या हो गए? एड्जॉर्ब हो गए, ठीक है ना। अगर वो एड्जॉर्ब नहीं होते तो सोल्यूबल हो जाते तो नीचे चले जाते, लेकिन वो क्या हुए, जब हम उस सॉल्वेंट को, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है जिसके अंदर हम एक सॉल्वेंट में इसको डिप करके रखते हैं, तो जब ये लिक्विड ऊपर ऊपर राइज करता है एज पर कैपिलरी एक्शन, तो धीरे धीरे जो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से हुए कि
जब जहाँ तक उनकी स्पीड है वो जब जाएंगे और फिर जहाँ रुकेंगे वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने सारी की सारी बेटा एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर ली हैं। आज आपने ये लिखनी है, सारी पॉइंट वाइज है, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।